नेक्स्ट टॉपिक आपका है कमेटी मीटिंग। सभी कंपनीज में कमेटी बनती हैं, लेकिन वो कमेटी जो बनाई जाती हैं एक्सपर्ट पर्सन के अकॉर्डिंग ही बनाई जाती हैं, टू रिड्यूस दी वर्कलोड ऑफ फ्रॉम एवरी पर्सन या फिर स्टाफ ऑफ दी कंपनीज में जो स्टाफ पर्सन होते हैं उनके वर्कलोड, अगर इकट्ठा काम सबसे करवाया जाए तो वर्कलोड बहुत ज़्यादा होगा। तो कमेटी में जो है एक्सपर्ट पर्सन को डिफरेंट फील्ड में डिवाइड करके मेंबर्स को इकट्ठा किया जाता है, उसको कमेटी बोलते हैं। कमेटी मीटिंग जो की जाती है उनमें कमेटीज़ का रोल क्या है? सबसे पहले तो आता है गवर्नेंस, ताकि कंपनी के पूरे रूल्स एंड रेगुलेशन प्रॉपर तरीके से सब लोग फॉलो करते रहें, इसके लिए कंपनी की मीटिंग की जाती है। दूसरा कोऑर्डिनेशन, कंपनी में जितने भी डिपार्टमेंट हैं सब लोग एक दूसरे के साथ मिलके काम करें, इसके लिए भी कमेटीज़ बनाई जाती हैं, क्योंकि हर एक कमेटी मेंबर्स इकट्ठे होके साल में कम से कम 3 बार इकट्ठे तो होते हैं, मीटिंग करते हैं, तो उनके आपस में कोऑर्डिनेशन लेवल बने रहें, इसलिए भी कंपनी में मीटिंग सेटअप की जाती हैं या फिर कमेटी सेटअप की जाती है। उसके बाद आता है नीड फॉर द कमेटीज़ की ज़रूरत क्यों पड़ती है? कोई कंपनी में एक्स्ट्रा काम अपने सेटअप करना है, या न्यू प्रोजेक्ट लगाना है, न्यू वर्कफोर्स को ऐड करना है, न्यू जॉब असाइन करनी है, अथॉरिटी डेलीगेट करनी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी सेटअप करनी है, इन सभी काम्स के लिए कंपनीज में कमेटीज़ को बनाना ज़रूरी है, क्योंकि जो कमेटी मेंबर होंगे वो एक्सपर्ट पर्सन होंगे, तो उनके पास प्रॉपर रिपोर्ट्स होती है अपने अपने फील्ड के अकॉर्डिंग, कौन से पर्सन उनके हिसाब से बेस्ट हैं, तो इजीली भी इसमें नया प्रोजेक्ट किस बंदे को सौंपना है, किस बंदे से कंप्लीट करवाना है, किसको कौन सा काम देना है, ये सारे काम कमेटी इजीली बेस पे सेटअप कर सकती हैं। कमेटीज़ अगर कंपनी में बनेंगी तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ बनती हैं, जैसे कि सबसे पहले गवर्नेंस कमेटी होगी, तो कंपनी में प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन कैसे बनेंगे और कैसे फॉलो करवाए जाएंगे, ये गवर्नेंस कमेटी ही काम करती है। दूसरी आपके पास सिलेक्शन कमेटी या फिर नॉमिनेशन कमेटी, कंपनी में नए पर्सन को हायर करना है, किस पर्सन को कौन सी जॉब पे नॉमिनेट करना है, किस पर्सन को आगे लेके आना है, ये कमेटी वो काम करती है। थर्ड आपके पास इन्वेस्टमेंट कमेटी, कंपनी में पैसा किस तरह से इन्वेस्टमेंट करवाना है, कहाँ से लेके आना है, कौन से बंदे इन्वेस्टमेंट करेंगे, ये इन्वेस्टमेंट कमेटी काम करेगी। सेफ्टी हेल्थ इन्वायरमेंट कमेटी, प्रॉपर ये कमेटी जो कंपनी की पूरी हेल्थ डिपार्टमेंट के लिए काम करती है, लोगों को फर्स्ट एड सर्विसेज, अगर इमरजेंसी नीड्स पे हॉस्पिटलाइजेशन सर्विसेज चाहिए हों, या कंपनी में सेफ्टी रिगार्डिंग जो सामान की ज़रूरत है वो कमेटी इसके ऊपर ध्यान देती है। रिस्क मैनेजमेंट कमेटी, कंपनी में कोई फाइनेंस रिस्क हो, उसके बाद काम का रिस्क हो रहा है या फिर नॉन फाइनेंशियल रिस्क हो रहे हैं, उन सभी रिस्क को दूर करने का काम ये इन्वेस्टमेंट कमेटी या फिर रिस्क मैनेजमेंट कमेटी काम करेगी। कमेटी ऑफ इंक्वायरी, अगर कोई पर्सन धोखाधड़ी में पकड़े जाते हैं या कोई पर्सन फ्रॉड करते हैं तो उनके लिए इंक्वायरी सेटअप करना, या कोई झगड़ा हुआ है तो उस झगड़े को सॉल्व करवाने का काम भी, इसको एडजुडिकेशन कमेटी भी बोलते हैं, कमेटी ऑफ इंक्वायरी को एडजुडिकेशन कमेटी भी बोल सकते हैं। उसके बाद टू मैनेज द बिजनेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिटवीन बोर्ड मीटिंग, कंपनियों में बोर्ड मीटिंग कब सेटअप करनी है, किस हिसाब से लोगों को रेजोल्यूशन पास करवाना है, मीटिंग में जो बंदे आएंगे उनको नोटिस कितने टाइम पहले भेजना है, ये सारा काम इन पर्सन के अंडर में आता है। इसके अलावा फाइनेंस कमेटी, बजट कमेटी या फिर मार्केटिंग कमेटी, पब्लिक रिलेशन कमेटी, ये सारी कंपनीज में अलग अलग डिफरेंट कमेटीज बनती हैं जो कंपनीज के काम को कंप्लीट करने के लिए ही बनाई जाती हैं। कमेटीज मैंडेटरी टू कंस्टिट्यूटेड अंडर द कंपनी एक्ट 2013 एक्ट के अकॉर्डिंग कंपनी में कुछ कमेटीज़ मैंडेटरी होती हैं जो बननी ज़रूरी होती हैं। सबसे पहले कमेटी आती है ऑडिट कमेटी। ऑडिट कमेटी में ऐसा नहीं होता कि ऑडिटर हायर हुए होता है, ऑडिट कमेटी में कंपनी के ही कुछ स्पेशल पर्सन्स जो एक्सपर्ट पर्सन होते हैं, जैसे कि हम बोलें कि फाइनेंस में एक्सपर्ट पर्सन है, फाइनेंस से रिलेटेड या फिर कॉस्ट रिलेटेड, उन पर्सन को ऐड करके कमेटी बनाई जाती है। कोई भी कंपनी जिसकी टर्नओवर पेड ऑफ कैपिटल शायद 5 करोड़ है, मैं भी इसमें बताता हूँ, हाँ, जिसकी पेड ऑफ कैपिटल 10 करोड़ और जिसकी टर्नओवर 100 करोड़ तक की है, 100 करोड़ नहीं, टर्नओवर मतलब सेल हो गया पूरे साल की अगर 100 करोड़ तक की है, तो उस कंपनी में ऑडिट कमेटी का होना ज़रूरी है एज पर दी कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग। जब भी कंपनी में एक कमेटी बनती है तो अपनी कंपनी में किस तरह से ऑडिट करवाना है, किन बंदों की इंक्वायरीज करनी है, किन बंदों के रूल्स एंड रेगुलेशन सेटअप करने हैं, किस बंदे की रिस्पॉन्सिबिलिटी सेटअप करनी है, ये सारा काम ऑडिट कमेटी ही करती है। इन्होंने लिखा भी है ऑडिट कमेटी में क्या होगा, मैनेजर जो है कंपनी के, मिनिमम 3 डायरेक्टर तो इसमें कम से कम मेंबर बनाए जाते हैं, डायरेक्टर को ही साथ में ऐड किया जाएगा, 3 डायरेक्टर भी इसमें हो सकते हैं। मैक्सिमम मेंबर की जरूरत होगी तो ऑडिट कमेटी खुद डिसाइड करेगी अगर और मेंबर भी इसमें ऐड करने हैं। ऐसा नहीं है कि 50-50 60-60 बंदों की कमेटी ऐड करते हैं, कुछ ही पर्सन की कमेटी होती है, ज़्यादा नहीं होती है। हाँ, इनको लगता है कि वर्कलोड इंक्रीज हो रहा है तो वो जो 3 पर्सन मिनिमम होते हैं वो किसी भी बंदे को और ऐड करके अपने साथ ऐड इस कमेटी में ऐड कर सकते हैं। इस तरह की कमेटी के जो मेंबर हैं साल में 3 बार कम से कम मीटिंग ज़रूर करते हैं, जिसको EGM बोलते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। कम से कम साल में थ्राइस
3 बार तो इनको आपस में मीटिंग करनी ही होती है। अगर फिर भी लगे कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग करनी तो साल में जितनी बार मर्जी है मीटिंग करके आपस में रूल्स एंड रेगुलेशन कंपनी के लिए सेटअप कर सकते हैं। इनके रोल क्या होते हैं? कंपनी की प्रॉपर फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को टाइम पे रेडी करवाना, ऑडिट प्रोसेस को बहुत सिंपल बनाना, ऑडिटर से कंपनी में क्या रूल्स एंड रेगुलेशन नए ऐड करवा सकते हैं उससे उसकी हेल्प करवाना, या फिर उससे उसके जो उसका मीन्स उसको लगता है कि हाँ अभी कोई अपनी तरफ से कोई अंदाज़ा या फिर कोई नए रूल्स एंड रेगुलेशन बताना चाहे तो उसको फॉलो करवाना कंपनी में। टाइम पर जो बंदे रिस्पॉन्सिबल हैं उनसे अपना जॉब कंप्लीट करवाना। अगर किसी बंदे से इंक्वायरी करनी है तो उससे इंक्वायरी लेना। तो ये सारा काम ऑडिट कमेटी का ही होता है। कंपनी का प्रॉपर अकाउंट्स का जो प्रोसीजर है वो फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है उसको फॉलो करवाना। कंपनी की साउंड इन्फॉर्मेशन जनरेट करना ताकि मार्केट में उन फाइनेंशियल स्ट्रेंथ बढ़े कंपनी की, ये ऑडिट कमेटी का ही काम होता है। क्योंकि ऑडिट कमेटी अगर कंपनी बनी होगी तो कंपनी में ऑडिट करने की कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जो ऑडिटर आएगा ईजिली बेस पे अपना ऑडिट करेगा, काम करके चलता मिलेगा। क्योंकि इनकी इन्वेस्टिगेशन पहले से ही होती रहती है। कंपनी में 100 करोड़ का बिजनेस है तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स रूल्स एंड रेगुलेशन बने होते हैं। सब जो ऑडिटर आएगा बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मैनेज करता है, चेक करता है, टोटल वैल्यू ऑनलाइन गवर्नमेंट के रिकॉर्ड से मैच कर रही होती हैं तो अपना ऑडिट करके कंप्लीट करके जल्दी से चला जाएगा। अगर कमेटी नहीं होगी तो ऑडिटर को अपना साफ स्टाफ लेके आना पड़ता है, बहुत कुछ करना पड़ता है, उनको डॉक्यूमेंट चेक करने पड़ते हैं, तब जाके ऑडिट कंप्लीट होती है। फिर आता है पावर ऑफ द ऑडिट कमेटी। जो ऑडिट कमेटी बनेगी उसकी पावर कौन कौन सी होती हैं? किसी भी बंदे को कॉल करके बुलाना हो, जो बंदा उनको लगता है कि फ्रॉड करके बैठा है या फिर किसी बंदे ने कंपनी में मिस रिप्रेजेंटेशन की है तो वो कॉल करके बुला सकते हैं। ऑडिटर को भी अगर उन्होंने कॉल करनी हो तो ऑडिटर को भी कॉल कर सकते हैं रिगार्डिंग द इंस्पेक्शन ऑफ द बुक्स, कि ऑडिटर ने बुक्स कैसे चेक की हैं। अगर कोई उनको लगता है कि हाँ ऑडिटर ने प्रॉपर काम नहीं किया तो ऑडिटर को भी पूछ सकते हैं। प्लस कंपनी के लिए मैनेजरियल पर्सन काम करना, मीन्स उनको लगता है कि मैनेजमेंट में कुछ नए रूल्स एंड रेगुलेशन या फिर पर्सनल डिपार्टमेंट में कोई और पर्सन हायर करने हैं तो नया कुछ क्या कर सकते हैं। ये कमेटी के पास पावर्स होती हैं कि किसी भी डिपार्टमेंट में, जरूरी नहीं है कि सिर्फ ऑडिट वाले ऑडिट में ही देखेंगे, पर्सनल डिपार्टमेंट में कोई प्रॉब्लम्स हुई हैं, प्रोडक्शन में कोई प्रॉब्लम्स हुई हैं, किसी भी पर्सन को बुला के अपना काम इन्वेस्टिगेशन में कंप्लीट कर सकते हैं। फंक्शन ऑफ द ऑडिट कमेटी। ऑडिट कमेटी जो आपके पास आएगी उनके फंक्शन क्या क्या होंगे? सबसे वही दोबारा से काम होंगे, बंदों को ऐड करना, उनकी रेमुनेशन सेटअप करना, किसी बंदे को रिमूव करना, टाइम से पहले किसी बंदे को रिटायर करना। तो ये सारे काम ऑडिट कमेटी वाले पर्सन कर सकते हैं। कंपनी में एक विजिल मैकेनिज्म पॉलिसी। विजन मैकेनिज्म पॉलिसी का मतलब होता है कि सेफगार्ड अगेंस्ट दी एडमिशन ऑफ, जो कंपनी के पर्सन काम कर रहे होते हैं उनको सेफगार्ड लेवल में लेके आना। एक सिंगल पॉलिसी रखना कि सब लोग हेल्थ के प्रति सेफ्टी में रहें, ये पॉलिसी भी सेटअप करना ऑडिट कमेटी का ही काम होता है। उसके बाद कंपनी में एनुअल जनरल मीटिंग टाइम पे करवाना। कौन सा आएगा आगे, पूरा टॉपिक ही आ रहा है उसका, ठीक है। उसके बाद आएगा कंपनी में एनुअल जनरल मीटिंग टाइम पे करवाना। कमेटी में कौन कौन से पर्सन्स होंगे जो वोटिंग करेंगे उनका राइट सेटअप करना। अगर कोई पर्सन कंपनी में नहीं आ पा रहे तो उनकी जगह प्रॉक्सी कौन से पर्सन आया उनका प्रॉपर रिकॉर्ड रखना। ये सारा काम ही ऑडिट कमेटी का होता है। जो हमारे पास इसमें सेकंड पॉइंट आया था विजुअल मैकेनिज्म पॉलिसी। ये पॉलिसी होती है कि सेफगार्ड अगेंस्ट दी विक्टिमिज्म ऑफ द पर्सन्स। कुछ पर्सन ऐसे होते हैं कंपनी में जो अपनी पावर्स को प्रॉपर यूज़ नहीं करते हैं या फिर जो पावर्स होती हैं उसको मिसयूज़ करते हैं, उनको सेफगार्ड लेवल में लेके आना। जाकर किसी बंदों को सेफ्टी प्रति कोई नुकसान हो रहा है तो उनको सेफ्टी इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करना है। ये ऑडिट कमेटी में ही सब कुछ सेटअप होता है। कंपनी कोई ऐसी कंपनी भी हो, इसमें ये सेफगार्ड में ये भी चीज़ आती है कि मान लो कोई कंपनी ऐसी है जो पब्लिक से डिपॉजिट भी करवा रही है, मीन्स लोगों का पैसा अपनी कंपनी में जमा करवाने का काम करती है। वैसे तो कंपनीज करवाती नहीं है, लेकिन जिस कंपनी का टर्नओवर बहुत ज़्यादा हो तो गवर्नमेंट उनको प्रोविज़न दे देती है कि आप लोगों से अगर पैसा अपनी कंपनी में डिपॉजिट करवाना चाहते हो करवा सकते हैं। तो लोगों को सेफ्टी प्रोवाइड करने का काम भी एक विजिल मैकेनिज्म पॉलिसी ही बोलते हैं, कि लोगों को भी तो लगे कि हम लोग पैसा जहाँ जमा कर रहे हैं हमारा पैसा वापस आएगा ना कि नहीं आएगा। जैसे बैंकों में आपने जमा कर दिया, आपको विश्वास तो होता है ना, जब मर्जी जाके निकाल लो। कंपनी में विश्वास ना हो इसके लिए कमेटी बनाई जाती है जिसको विजिल मैकेनिज्म पॉलिसी भी बोलते हैं। अगर कंपनीज लोगों का पैसा अपनी कंपनी में जमा करवा रहे हैं तो उनको एक सेफ्टी प्रोवाइड करना, ये भी मैकेनिज्म पॉलिसी में ही आता है। पेनल्टी फॉर द वायलेशन ऑफ द ऑडिट कमेटी प्रोविजंस। जो ऑडिट कमेटी की प्रोविजंस हैं अगर कोई पर्सन उसको फॉलो नहीं करते हैं तो पेनल्टी 1 लाख से लेकर 5 लाख तक की हो सकती है। कोई भी ये सिर्फ कंपनी के लिए पेनल्टी होती है। जो उसमें ऑफिसर ऐड होते हैं, मीन्स जो मिनिमम 3 मेंबर होते हैं इस कमेटी में, अगर कोई पर्सन उसमें कोई वायलेशन करता है तो उसको 1 साल की सज़ा प्लस 25,000 रुपये जुर्माना भी लग सकता है। कंपनी के ऊपर तो 1 से लेकर 5 लाख तक का जुर्माना है,
जो पर्सन उसमें ऐड होंगे उनको भी जुर्माना लगता है, क्योंकि वैसे तो हमने पढ़ा है कि जब भी केस लगेगा तो कंपनी के नाम पे ऊपर लगेगा, क्योंकि कंपनी ऐसी होती हैं। लेकिन जो पर्सन डायरेक्टर पर्सन इसमें ऐड हुए होंगे तो उनको भी जुर्माना लगेगा, 1 साल तक की सज़ा भी हो सकती है, 25,000 रुपये जुर्माना भी उनको लग सकता है। मीटिंग ऑफ द कमेटी, जो ऑडिट कमेटी में पर्सन ऐड होते हैं या मीटिंग्स पर्सन होंगे, ये साल में कम से कम 3 बार मीटिंग करते हैं, मिनिमम 3 मीटिंग तो करते ही करते हैं, जिसको EGM बोलते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। पेनल्टी, दोबारा से वही पॉइंट, पेनल्टी वाला 1 लाख वाला खत्म हो गया, हमने वही पॉइंट लिखना है। डिस्क्लोज ऑफ द बोर्ड रिपोर्ट, ये जो कमेटी बनेगी, जितनी भी रिपोर्ट्स बनेंगे बोर्ड ऑफ मेंबर्स को हमेशा रिप्रेजेंट करके दिखाती हैं कि हमारी कंपनी एक्चुअल रिपोर्ट्स रिकॉर्ड क्या है, कंपनी कितना प्रॉफिट कमा रही है, कितना लॉस आगे बढ़ा या कम हुआ, वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड में लाना। इसके बाद दूसरी जो हमारे पास कमेटी बनती है वो है रिस्क मैनेजमेंट कमेटी। एज पर दी कंपनी एक्ट 2013, जो भी कंपनीज, वही पॉइंट दोबारा से आएगा, जिनकी टर्नओवर 100 करोड़ से ज़्यादा है तो उनको रिस्क मैनेजमेंट कमेटी बनाना भी ज़रूरी है। कंपनी में 2 प्रकार के रिस्क हो सकते हैं, फाइनेंशियल रिस्क, नॉन फाइनेंशियल रिस्क। फाइनेंशियल रिस्क क्या होंगे, जब पैसे की कमी आना, कंपनी वाइंड अप होने पे जानी है, लिक्विडेशन लेवल आ रहा है, तो ये फाइनेंशियल रिस्क होंगे। नॉन फाइनेंशियल रिस्क क्या होंगे, जब कंपनी में लगता है कि लेबर टर्नओवर बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, लेबर रिड्यूस हो रही है, कंपनी में प्रोडक्शन डाउन हो रहा है, रीजंस कुछ भी हो सकते हैं, तो उन सभी चीज़ों को मैनेज करने का काम जो कमेटी करती है वो आपकी रिस्क मैनेजमेंट कमेटी ही होगी। टाइम पे कंपनी को पैसा मिलता रहे, फेयर या इक्वल या फिर स्ट्रेंथ वाली लेबर हमें मिलती रहे, जहाँ को हम कंपनी के लिए काम कर सके, ये सारा काम रिस्क मैनेजमेंट का ही होता है। अबिलिटी क्या है, 500 लिस्टेड एंटिटी डिटरमाइन टू द बेसिक ऑफ द मार्केट कैपिटल। इसमें क्या होगा कि अगर हम लोग देखें 500 लिस्टेड कंपनी, इन्होंने पिछले अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि पिछले साल में हमारे पास जितनी भी 500 लिस्टेड कंपनीज हैं उनमें डाटा किस हिसाब से चल रहा है, उनमें प्रॉफिट आ रहा है या लॉस आ रहा है, कौन सी कंपनी कितना आगे बढ़ रही हैं, उसके अकॉर्डिंग रिस्क को मैनेज किया जा सकता है। क्योंकि आप जब भी परफॉर्मेंस देखेंगे अपनी तो देखनी है, साथ में आपके साथ जो कंपटीशन करने वाली कंपनीज हैं उनको भी चेक करना ज़रूरी होगा। कोई भी कंपनी, वैसे इन्होंने लिखा नहीं है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, वैसे तो इसमें हमेशा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही रिस्पॉन्सिबल पर्सन होते हैं सभी कंपनीज में। अगर मान लीजिए कहीं रिस्क ऑफ मैनेजमेंट कमेटी बनी हुई है तो ऐसी कंपनीज जिसमें टर्नओवर ज़्यादा होती है तो वहाँ पे डायरेक्टर भी ज़्यादा ही होते हैं, तो इसमें भी मिनिमम 3 मेंबर हो सकते हैं, तो वही पर्सन रिस्पॉन्सिबल होते हैं हर एक काम के लिए। उसके बाद हमारे पास कमेटी है नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमेटी। जिस कंपनी की टर्नओवर 100 करोड़ से ज़्यादा होगी वहाँ पर ये कमेटी भी होनी ज़रूरी है। नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन मीन्स जितनी भी आपकी कंपनी में लेबर काम कर रही है उनको टाइम पे रेम्यूनरेशन प्रोवाइड करना, प्लस हर एक बंदे को उसकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग रेम्यूनरेशन मिलना, ये जिम्मेवारी नॉमिनेशन और रेम्यूनरेशन कमेटी की ही होती है। ये भी कमेटी जिस कंपनी में टर्नओवर 100 करोड़ से ज़्यादा होगी वहीं पर ही मिलेंगी आपको। इसमें भी 3 नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कंपनी ऐड करती है, 3 मेंबर्स को ऐड कर लेती है। ज़रूरी नहीं होता कि वो कंपनी में काम कर रहे हैं, कई बार अलग अलग पर्सन को भी मिला के बाहर से भी मेंबर बना लिया जाता है। जब उनको लगता है कि हम मिलकर कोई नए रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने हैं तो मीटिंग कर लेते हैं साल में 3 बार। इनका मेन काम होता है कि कंपनी में सबको इक्वल सैलरी या फिर इक्वल वेजेस मिल सकें, प्लस लेबर के साथ कोई शोषण ना हो, उनको टाइमली रेम्यूनरेशन एज पर देयर एबिलिटीज मिलें, ये काम उनका होता है। फोर्थ हमारे पास आ रही है स्टेक होल्डर्स रिलेशनशिप कमेटी। स्टेक होल्डर कौन होते हैं, वैसे तो एक होते हैं शेयर होल्डर्स, एक होते हैं स्टेक होल्डर। पता है आपको स्टेक होल्डर कौन होंगे, जो कंपनी के क्रेडिटर होते हैं, या कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होगी, क्रेडिटर होगी जिन्होंने कंपनी को उधार पे पैसा दिया है। उसके अलावा कंपनी के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे कोई हम बोलें कि बैंक हो गया या कुछ भी हो गया जिन्होंने लोन वगैरह दिया हुआ है, उनको भी प्रॉपर कंपनी के साथ रिलेशनशिप बने रहें और मैनेज करके चल रहे हैं, ये कमेटी का काम होता है। आपको उधार पे सामान कौन पर्सन देगा, जिसका आपके ऊपर विश्वास है, नहीं तो कोई भी पर्सन किसी को उधार नहीं देता। तो ये कमेटी सिर्फ यही काम करती है कि कंपनी को टाइम पर रॉ मटेरियल की कभी कमी ना आए, और प्लस इमरजेंसी बेस पे पैसे की जरूरत हो तो किस बैंक से पैसा आ सकता है, कहाँ से इन्वेस्टमेंट हो सकती है कुछ टाइम के लिए, ये काम ये कमेटी करती है। इसमें भी वही 3 मेंबर, 3 नॉन एग्जीक्यूटिव मेंबर्स होते हैं अगर कंपनी को लगता है कि यहाँ करवाना है। ये भी पूरे साल में अगर मीटिंग करेंगे, साल में एटलीस्ट एक बार तो मीटिंग होती ही होती है, अगर जरूरत हो तो मैक्सिमम मीटिंग भी ये कर सकते हैं। वैसे साल में 1 बार मीटिंग तो ये लोग करते ही करते हैं। उसके बाद हमारे पास कमेटी आ रही है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कमेटी। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी शायद आपका होता है CSR। कंपनी की कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफरेंट डिपार्टमेंट में होती है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स एम्प्लॉइज, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स मैनेजमेंट, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स इन्वायरमेंट, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स पब्लिक। किसी भी लोगों के साथ कोई धोखाधड़ी ना हो, जो लेबर काम कर रही है उनको प्रॉपर फैसिलिटीज़ मिलें, जितने भी कंपनी में शेयर होल्डर हैं उनको टाइम पे डिविडेंड या फिर इंटरेस्ट चाहे वो मिलता चला जाए,
पब्लिक के लिए कोई भी पोल्यूशन वाले इशू ना जनरेट हों, पब्लिक में कोई वायलेशन जनरेट ना हो, इन सारे काम को ध्यान रखने के लिए जो कंपनी में कमेटी बनती है वो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कमेटी ही होती है। इसमें जो पर्सन्स होते हैं हमेशा कंपनी का नेम एंड फेम बना रहे सभी जगह पे, एम्प्लॉयज़ में भी, शेयर होल्डर में भी, मार्केट में भी, पब्लिक में भी इमेज क्रिएट हो ताकि लोग कंपनी के नाम को जानें, इसके लिए कमेटी काम करती है। ये भी वहीं पर ही कमेटी होगी जिसकी टर्नओवर मोर देन 100 करोड़ से ज़्यादा होगी। फिर हमारे पास आ रही है एथिक्स कमेटी। एथिक्स कमेटी होती है जो कंपनीज के रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करवाने का काम करती है, या फिर कंपनी का रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने का काम करती है, उसको बोलते हैं एथिक्स कमेटी। मोस्टली इसमें कंपनी के डायरेक्टर्स होते हैं, नॉन एग्जीक्यूटिव नहीं, रनिंग डायरेक्टर्स ही होते हैं जो कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशन बनाते हैं और सबसे फॉलो करवाते हैं। उसके बाद कमेटी हमारे पास आ रही है कॉर्पोरेट कंप्लाइंस कमेटी। कॉर्पोरेट कंप्लाइंस कमेटी जो होगी कंपनी में कौन सा काम किस तरह से कंप्लीट करना उसकी गाइडलाइंस जनरेट करने का काम करती हैं। जैसे हम बोले सेफ्टी के लिए रूल बना दिए, सेफ्टी में 5S होते हैं। अगर मान लो किसी कंपनी में आपने पढ़ा हो तो 5S लिखा होता है। 5S में जो S होते हैं, एक तो होता है भी सेफ्टी गार्डिंग मीन्स काफ़ी कुछ लिखा होता है, सिनोट की, स्निश की, ऐसे कुछ 5 S होते हैं जिसका अलग अलग मीनिंग होता है। भी कंपनी में स्पिटिंग करना मना है, क्लीनिंग जरूरी है, आसपास जहाँ आप लोग रह रहे हैं वहाँ पे क्लीनिंग जरूरी है। 5S सेफ्टी गार्डिंग होती है ताकि किसी बंदे को हैजर्ड से बचाया जा सके। तो उसके लिए गाइडलाइंस बनाना, किस तरह से लोगों को फॉलो करवाना। जैसे आप बोलें कि एक्स्ट्रा कंपनी हम बोलते हैं कि कौन सा टाइम, आइडल टाइम बहुत निकलता है, तो आइडल टाइम के लिए गाइडलाइंस जनरेट करना, ये कंपनी वही काम करेगी। किस तरह से एम्प्लॉयज़ को उनके टाइम पर उनकी जॉब पे बिठाया जाए और कब उनको छोड़ा जाए, जो बंदे एक्स्ट्रा टाइम वेस्टेज कर रहे हैं उनको कैसे रोका जाए, ये सारी गाइडलाइंस जनरेट करती हैं कॉर्पोरेट कंप्लाइंस कमेटी। फिर उसके बाद हमारे पास लास्ट से यही कमेटी है और कोई कमेटी इन्होंने दी नहीं है। इसके अलावा हमने पहले सेमेस्टर आगे पढ़ी थी, कोई फाइनेंस कमेटी, मार्केटिंग कमेटी, डिफरेंट कमेटीज़ बनती हैं। जितनी भी कमेटीज़ कंपनीज में होंगी वो कंपनीज़ की पावर्स को इंक्रीज़ करने के लिए होती हैं, या फिर कंपनी कोई नया प्रोजेक्ट लगाने जा रही है उसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने हैं, कमेटी सिर्फ इसी के लिए काम करती हैं। ऑलवेज मस्ट बी इंक्लूडेड विद द एक्सपर्ट पर्सन विद देयर इन फील्ड। जिस फील्ड में कोई पर्सन एक्सपर्ट्स होते हैं उनसे रिगार्डिंग ही उनको कमेटी में ऐड किया जाता है। ये था आपका कमेटी मेंबर्स या फिर कमेटी मीटिंग्स का टॉपिक। जब भी कोई मीटिंग होगी तो साल में 3 बार तो मीटिंग करते ही करते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। सर मैंने कोई पॉइंट दसना माड़ा जा